कि राकेश टिकैत के आंसू, जाट पहलवान बेटियों का शोषण और जयंत चौधरी पर पड़ी लाठियाँ, सब कुछ भूल गया जाट समाज। और कहते हैं कि झुका हुआ जाट और घर में टूटी खाट नुकसानदायक होती है। तो अगर जो लोग इस बात को कहते हैं, मैं भी इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जयंत चौधरी आज की तारीख में झुका हुआ जाट है। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट जयंत चौधरी जो है वो बीजेपी के साथ गया सिर्फ इसमें कि उसके दादा को भारत रत्न मिल गया, एक स्मारक बना दिया गया, और वो ये भूल गया कि उसके ऊपर लाठियाँ पड़ी थी, वो ये भूल गया कि राकेश टिकैत रोए थे, वो ये भूल गया कि जाट बेटियाँ पहलवान बेटियाँ जंतर मंतर पर रोई थी, उनको खदेड़ दिया गया, और वो आज मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको दो तीन एमपी की सीट मिल गई है। तो ये जो लालच है, ये जो छोटा लालच है, इसमें किसान भी मारा जा रहा है। और आज जब राकेश टिकैत को भी ये लग रहा है कि मैं आंदोलन की घोषणा भी कर दूंगा कि चलो जंतर मंतर या चलो क्या नाम गाजीपुर बॉर्डर, तो कितने किसान आएंगे, कितने जाट आएंगे? और अगर कमजोर नहीं हुआ तो गाजीपुर बॉर्डर पर आना चाहिए था। इसका मतलब राकेश टिकैत को नहीं लगता है कि जो है वो उनको आना चाहिए। पिछली बार अगर शक्ति थी राकेश टिकैत की तो वो पीछे सिख कम्युनिटी खड़ी थी, गुरुद्वारे खड़े थे, लंगर खड़े थे। 25 लाख ट्रैक्टर है हमारे पास में, हजारों किसान हैं, दिल्ली कूच कर देंगे एक दिन में ही। ट्रैक्टर तो कितने भी हो ना, ट्रैक्टर होने से कुछ थोड़ी होता है, साहस होने से होता है। अगर है दम तो आओ। 25 हजार क्या नाम है ट्रैक्टर की जरूरत ही नहीं है, 500 ट्रैक्टर ले आओ। नागपाल जी, पिछली बार जो राकेश टिकैत ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी, देखिए राकेश मार गए थे। राकेश टिकैत जब वहाँ रोए थे कितने किसान थे, ईमानदारी से बताइए? वहाँ रात को मुश्किल से 150 किसान नहीं थे जब राकेश टिकैत पर हमला हुआ था, नंदकिशोर गुर्जर का जिसमें नाम आया था। तो आप समझिए उस बात को कि वहाँ 100, 150, 50-60 आदमी लोग टोटल रह गए थे और सब लोग चले गए थे अपने अपने घर। जब राकेश टिकैत रोए तो फिर सिख समाज लौटा, फिर राकेश टिकैत के आंसू को देख करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट थोड़ा सा लौटे, फिर दोबारा आंदोलन खड़ा हुआ। तो अब वो एक ठीक है, वो एक्सीडेंट था, हो गया, बार बार वो चीज़ नहीं होती है ना। देखिए अगर मैं किसानों की बात करूं तो किसान अलग, और मैं जाटों की बात करूं तो जाट एक इतनी भोली कौम है कि उनको पता ही नहीं है। कारण ये है कि वो ना भगत सिंह को पढ़ते हैं, ना सर छोटू राम को पढ़ते हैं, ना क्या नाम है चरण सिंह को पढ़ते हैं, ना चौधरी महाराज सिंह भारती को पढ़ते हैं। वो जाट जो है वो अपने वालों को ही नहीं पढ़ते हैं। जो जाट कभी आर्य समाजी होता था, नॉन हिंदू होता था, आज वो कट्टर हिंदू बन गया है। आज उसके सामने हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई में उसके कंधे पर सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को बचाने की जिम्मेदारी है, चाहे वो जाट हो चाहे वो गुजर हो, जबकि ये जातियाँ कभी हिंदू धर्म का हिस्सा थी नहीं। उत्तर प्रदेश में 7 और 2012 तक बहन जी की सरकार थी बसपा की, तो किसान रोजाना अपने ट्रैक्टर लेकर आते थे, घुस जाते थे नोएडा प्राधिकरण में, गेट नोएडा प्राधिकरण में, विकास भवन में, कलेक्ट्रेट में। लेकिन वो किसान अब कहीं नजर नहीं आते, ट्रैक्टर नहीं चढ़ते उनके नोएडा प्राधिकरण। बाबा का बिल्डोजर खड़ा है ना, ट्रैक्टर के सामने जो बाबा का बिल्डोजर खड़ा है वो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर से ज़्यादा मजबूत है। और फिर उनको लगता है कि बाबा भी भगवाधारी और हमारे दिमाग में भी भगवा घुस गया है। आप देखो ना 22 तारीख को जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी तो सबसे ज़्यादा झंडे किनके घर पे लहरा रहे थे? लाला जी तो झंडा बेच रहे थे, पंडित जी मंदिर में बैठ करके झंडा फहरवा रहे थे। तो झंडा फहरा कौन रहा था, ये सवाल है ना। यही जाट ही तो फहरा रहे थे, ये गुजर यादव भी तो फहरा रहे थे, ये शेड्यूल कास्ट के लोग ही तो फहरा रहे थे। तो यही तो हिंदू धर्म की रीढ़ की बैकबोन है और यही फहरा रहे थे। तो ये सवाल जो है कहीं ना कहीं राम मंदिर और हिंदुत्व के चक्कर में आज देश का जो मूल निवासी है वो अपने मेन उद्देश्य से भटक गया है। मंडल और कमंडल की लड़ाई में जिस कमंडल को मंडल ने कभी पछाड़ दिया था, आज वो मंडल जो है कहीं ना कहीं कमंडल की लड़ाई में पिछड़ गया और कमंडल आगे निकल गया। और कमंडल इसलिए आगे निकल गया है कि जिन लोगों के नेतृत्व में 1990 और 92 के दशक के सालों में मंडल कमीशन ने कमंडल को हराया, आज उन्हीं की बच्चे, चाहे रामविलास पासवान का बच्चे लड़का हो, चाहे तेजस्वी क्या नाम है लालू प्रसाद के लड़के हों, चाहे क्या नाम है चरण सिंह का अजीत सिंह का पोता हो, चाहे और अन्य लोग हों, चाहे रामदास अठावले हों, तमाम लोग जो है वो मंडल को नहीं कमंडल को मजबूत करने में लगे हैं। और ये दूसरी पीढ़ी बिखर गई, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का सपना बिखर गया। लेकिन कहते हैं कि सिसोली किसानों की राजधानी है, उस सिसोली में कुछ हलचल नहीं है किसानों को आंदोलन को लेकर इस बार? देखिए आप दो चीज़ समझ जाओ, राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान आंदोलन पश्चिम में करता है, लेकिन वहाँ पर अभी जो पिछले दिनों राजनीतिक उठापटक हुई है, आप इसके भी थोड़े से आंकड़े समझिए। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे देना और चौधरी चरण सिंह के आवास को कहीं ना कहीं स्मारक बना देना चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर, और जयंत चौधरी का बीजेपी के समर्थन में चले जाना। तो ये जो बीजेपी के साथ साठगांठ हुई है, मैंने तो कहा उस दिन, अरे किसान जब रात को -2 डिग्री पारे में खड़े होकर के पानी लगाता है खेत में, तो ये थोड़ी सोचता है कि मुझे इतना अनाज पैदा करना है कि मेरा बच्चे और मैं खा लूँ। वो ये भी सोचता है कि जो दिल्ली में चमचमाते मकानों में रहता है उसके बच्चे भी खाएं, प्रधानमंत्री भी खाए, राष्ट्रपति भी खाए, जिसका फसल से और खेत से दूर दूर तक का संबंध नहीं है वो भी खाए। तो वो तो नहीं सोचता, तो वो तुम्हारे हिस्से की फसल उगा रहा है और तुम क्या नाम उसके हिस्से का उसको मूल्य नहीं दे सकते। तो सरकार को चाहिए कि किसानों से बातचीत करे, डायलॉग करे और निसंकोच रूप से किसान को उसकी फसल का MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है मिलना चाहिए। जो किसान खेतों में अन्न उगाता है उन किसानों के लिए सरकार ने इस बार कीले उगा दिए सड़क पर, बड़े प्रबंध किए गए हैं किसानों को रोकने के लिए, गोले बरसाए जा रहे हैं आसमान से आंसू गैस के। देखिए डरती है सरकार,
एक नारा ना कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। सरकार जब जब डरती है, चाहे वो इस देश में आप शुरू से देख लीजिए, अभी तो सिर्फ कीले लगा दिए हैं। पिछली बार आपने देखा होगा किसान आंदोलन में जो लोग आए थे उनको, किसानों को क्या नाम है, खालिस्तानी कहा गया। इस देश के अंदर किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी, दलित आंदोलन करे तो माओवादी और नक्सली हैं, और अरवन नक्सली, बड़े बड़े नाम हैं साहब हैं। मुसलमान आंदोलन अपने हकों के लिए लड़े तो वो पाकिस्तानी। तो सरकार जो है वो बड़ी चतुर और चालाक है, ये चंड चालाक सरकार है। इतनी आसानी से हाथ नहीं धरने देती है। जब बिल्कुल गरेवान पकड़ लेते हैं सरकार का, लटक जाते हैं, तब सरकार और मोदी जी सोचते हैं कि अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है वो, आम आदमी जो है, किसान जो है वो सुनने के मूड में नहीं है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ में वेस्ट यूपी किसान क्यों नहीं आ रहा साथ में? क्या वेट कर रहे हैं? वेट एंड वॉच की स्थिति में है वो। राकेश टिकैत ने कॉल दी है। अब देखो वो कितने समर्थन में आते हैं, कितना समर्थन में नहीं आते हैं। देखिए, मैं सच बताऊं आपको तो जो पंजाब और हरियाणा का किसान है वो मजबूत है। अगर पिछली बार भी 13 महीने सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन चला तो वो गुरुद्वारों की वजह से चला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो अकेले अगर आंदोलन करेंगे तो आपने भी देखा, हमने भी देखा, वो गाजीपुर बॉर्डर पर कितनी बार ट्रैक्टर छोड़ करके भाग गए पुलिस ने जब उनको हड़काया। तो वो बेचारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उन पर 10-10, 20-20 ज़मीन है, वो कहाँ आंदोलन कर लेंगे? राकेश टिकैत के नेतृत्व में कितने दिन आंदोलन करेंगे? वो पिछली बार वहाँ सिर्फ इसलिए बैठे रहे क्योंकि लंगर चले, गुरुद्वारों ने खाना खिलाया तो वो बैठे रहे, सिख उनके साथ खड़े रहे। तो सिख जो कौम है वो बहादुर कौम है, मार्शल कौम है, और उसकी अपनी बहादुरी के कारण वो पिछली बार आंदोलन चला। और सिंघू बॉर्डर पर आज भी अगर किसान डटा है तो वो सिर्फ जो पंजाब का किसान है वो डटा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान चाहता तो है कि उसको MSP मिले, लेकिन वो बंदूक दूसरे कंधे पर रख कर चलाता है। ये हमेशा से देखना आप। देखिए, किसान से ये जो सरकार है ये डरती है। वर्तमान सरकार जो 56 इंची सीने वाली सरकार है, वर्तमान सरकार जिसका नारा सबका साथ सबका विकास है, वर्तमान सरकार जो ये कह रही है कि हम अन्नदाता के साथ हैं, वर्तमान सरकार का जो नारा था कि 2022 तक हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, आज वो वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं किसानों से नज़र चुरा रही है, किसानों से बात नहीं कर रही है, और खुले आसमान के नीचे किसान जो है वो सिंघू बॉर्डर पे बैठा है। अब जो सवाल आपका है कि क्या किसान दिल्ली आ पाएगा, किसान दिल्ली आए या सिंघू बॉर्डर पर रहे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि किसान न्याय लेकर इस बार उठेगा। अभी 4-5 फसलों पे MSP की बात बन रही है, बनेगी। सरकार जैसे जैसे चुनाव सर पे आएगा, सरकार वैसे वैसे दबाव में आएगी। जिस प्रकार वो गांव में रहते थे ना, कहानी सुनते थे कि एक राजा था, एक जादूगर था, उसकी जान एक तोते में थी, तो इसी प्रकार से जो सरकार है इसकी जो जान है वो चुनाव में है। तो सरकार चुनाव से डरती है और निसंकोच रूप से जैसे जैसे चुनाव की घोषणा नज़दीक होगी वैसे वैसे सरकार जो है झुकेगी। लेकिन 4 दौर की वार्ता हो गई है, सफलता नहीं मिली है किसानों को। कोई बात नहीं, और 4 दौर की होने दो। ये बातचीत, देखिए, लोकतंत्र में डायलॉग एक रास्ता है। अगर डायलॉग नहीं होगा तो इसका मतलब लोकतंत्र की हत्या है। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार कम से कम डायलॉग कर रही है। और जो लोग ये कह रहे हैं, मैं आज सुबह पढ़ रहा था एक अखबार में कि कुछ संगठन ये कह रहे हैं कि MSP पर लिखित रूप से गारंटी देने पर लगभग 21,000 करोड़ रुपए का सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो आज मैंने सुबह थोड़ा सा अध्ययन करा, मैंने देखा कि अगर सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ेगा तो टोटल जो बजट भारत सरकार का है 2023 और 24 का अगर हम देख लें तो उसमें से अगर 21,000 करोड़ रुपए की परसेंटेज निकालें तो लगभग 0.4% बनता है, आधा फीसद से भी कम। अगर सरकार, भारत सरकार, मोदी जी की सरकार, RSS की सरकार इस देश के अन्नदाता के जीवन को सफल अच्छा बनाने के लिए, इस देश के अन्नदाता के जो अन्नदाता गरीबी से, भुखमरी से, किसान फसल मर जाने से लगभग औसत 31 किसान रोज़ आत्महत्या करता है। अगर सरकार चाहती है कि इस देश का जो अन्नदाता वो क्या नाम है आत्महत्या ना करे, वो कर्ज में ना डूबे, तो 21,000 करोड़ रुपए पर ईयर अगर सरकार किसानों के ऊपर खर्च कर देगी तो ये कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है। मात्र कुल बजट का आधे % से भी कम है, 0.4% है। तो सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, MSP पर लिखित रूप से गारंटी देनी चाहिए। और ये जो लोग हैं, ये जो कह रहे हैं कि ये मार के सरकार पर बहुत घाटा हो जाएगा, कोई घाटा नहीं हो रहा। सरकार अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनका लाखों करोड़ रुपए का जो कर्ज है, कॉर्पोरेट जो कर्ज है, उसको माफ़ करती है। आप किसान का कर्ज माफ़ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उनका कर्ज माफ़ कर सकते हो। क्यों भाई? जयंत ने कहा था कि चवन्नी हूँ पलटेगी नहीं। लोग तरह तरह के मुहावरे कह रहे हैं कि जूती में खीर खाई है जयंत ने, जाट पलट गया है। मैं तो खैर देखो, इस बात का इतना मैं नहीं बोल सकता एज एक्टिविस्ट का जूती में खीर खाइए, तो जो भी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है गलत कर रहा है, नहीं करना चाहिए।
हर व्यक्ति की एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसका ख्याल रखना चाहिए। और हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जयंत से मैं मिला हूँ 2-3-4 बार, हमने इंटरव्यू उनके किए हैं पर्सनली भी मिलता हूँ। ऐसी उम्मीद नहीं थी जयंत से कि जयंत इस प्रकार से करेंगे, लेकिन उन्होंने करा है। उनको लग रहा था, मुझे याद है कि 2009 के चुनाव के बाद में 2014 के चुनाव के बाद में अजीत सिंह ने कहा था कि जाटों की संख्या जिस प्रकार से मुल्क में कम हो रही है, अब मुझको ये लगता है कि एक जाति के आधार पर पार्टी नहीं चलाई जा सकती, अब हमको किसी बड़ी पार्टी में विलय कर देना चाहिए। तो ये 2015 में 2016 में जो है वो अजीत सिंह कहते थे, और उसके बाद में 14 का चुनाव हारे, 19 का चुनाव हारे, 10 साल से विपक्ष में। और राजनेता को राजनीति करनी है, वो किसी भी पार्टी में। कहते हैं कि जो जाट है वो पहले से बीजेपी में थे, अब रतन मिल गया है चौधरी सिंह को, अब तो सारे बीजेपी में चले जाएंगे। देखिए 80% जाट बीजेपी में था, 20% जयंत के साथ था। और अगर 80% नहीं होता तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ओमदेव जी के 2019 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, वो सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन के बावजूद भी अगर जयंत और अजीत हार गए तो इसका मतलब ये था कि जाटों ने वोट नहीं दिया। आप इस बात को समझिए, और इस बात की सबसे बड़ी गंभीरता को वो जयंत भी समझ रहे थे। उनको पता था कि अगर मैं कांग्रेस और आरएलडी और सपा के साथ मिलकर के गठबंधन से लड़ भी जाऊँगा, मैं फिर भी हारूंगा। और अब दादा को भारत रत्न भी मिल गया और आवास भी मिल गया, सब कुछ हो गया, और 2-3 मिनिस्टर ही बन जाएंगे यूपी में, तो ठीक है, राजनीति करनी तो ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन जयंत के दादा और पिताजी जो है सत्ता की हमेशा चाशनी में डूबे रहे हैं, क्या ये भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं जो जयंत है? देखिए चौधरी चरण सिंह के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो सत्ता की चाशनी में डूबे रहे। चौधरी चरण सिंह विचारधारा के साथ खड़े रहे। चौधरी चरण सिंह की जो इस देश के कमेरा वर्ग की चौधरी चरण सिंह ने लड़ाई लड़ी, और कमेरा जातियों की लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ाई उन्होंने लड़ी, किसानों के नेता, कमेरा वर्ग के नेता वो रहे। अजीत जो है वो सत्ता के साथ में रहे, कभी बीजेपी के साथ में और कभी कांग्रेस के साथ में। ठीक उसी प्रकार से जयंत उसी रास्ते पे चल रहे हैं, और जयंत को ही पता है कि मैं 1-2 बार सांसद, मिनिस्टर वगैरह बन जाऊंगा तो बन जाऊंगा, बाद में कौन पूछ रहा है। लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने बीजेपी को ठगा नहीं, चाहे पासवान की पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे शरद पवार हो। ये क्या भविष्य देखते हैं आप आरएलडी का? देखिए मैं आरएलडी का भी कह रहा हूँ और तमाम लोगों को कह रहा हूँ जो विचारधारा से भटक गए इस देश में, चाहे कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ने के बाद में जितने लोग थे, सबकी एक विचारधारा थी। सबकी विचारधारा थी मंडलीय विचारधारा, यानी जिन लोगों ने मंडल कमीशन को सपोर्ट किया, वो जनता दल हो, यूनाइटेड जनता दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, नेशनल लोक दल हो, जितनी भी पार्टियां थीं सब मंडल कमीशन से थी। और जो लोग मंडल कमीशन की विचारधारा से भटक करके कमंडल की तरफ गए हैं, वो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों खत्म हो जाएंगे निश्चित रूप से।